हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं महा डिस्कॉम का जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम 2024 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग रिलेटेड रहेंगे। यहाँ पे टोटल हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें अपन अकाउंटिंग रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे ही 5 पेपर अपन सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे अपने को 16, 17, 18 की जो एग्जाम होने वाली है उसमें अपन सॉल्व कर पाएंगे। और डिफिकल्ट भी है, इजी भी है, प्रोग्राम सॉल्विंग भी है, लेजर्स रिलेटेड भी है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड। तो हर प्रोग्राम सॉल्व करेंगे अपन, हर इसके लिए स्टार्ट करेंगे। तो पहला ये जो कंसेप्ट है, यहाँ पे अपन सिर्फ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड, इसमें कुछ लेजर्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट अपन देखते हैं कि जो भी अपना पेपर पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले ये अपन देखते हैं, तो पेपर पैटर्न में कैसे है कि 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहला जो है वो टेस्ट प्रोफेशनल नॉलेज है, मींस अकाउंटिंग रिलेटेड रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल 110 मार्क्स रहेंगे। सेकंड जो है वो टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, जिसपे 40 क्वेश्चंस है और टोटल मार्क्स रहेंगे 20। थर्ड जो है वो टेस्ट ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, जो 20 क्वेश्चंस रहेगा एंड 10 मार्क्स, मतलब मैथ्स। एंड फोर्थ जो है वो रहेगा अपना टेस्ट ऑफ मराठी। मराठी में अपने को 20 क्वेश्चन दिए, उसके लिए टोटल है 10 मार्क्स। तो ऐसे टोटल मिला के 130 क्वेश्चन रहने वाले हैं और टोटल मार्क्स रहेंगे 150। ओके। और इसके लिए टाइम दिया है अपने को 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स का टाइम दिया है। 2 आवर्स में अपने को 130 क्वेश्चन सॉल्व करके 150 मार्क्स लेके आना है। ओके। मेन टारगेट हमारा यही है कि अपने को 130 में से 130 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 150 मार्क्स लेके आना है। तो यहाँ पे एक नोट भी इम्पोर्टेंट है कि जो 16, 17, 18 अक्टूबर को जो पेपर होने वाले हैं वो मैं सेम डे पोस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट, कुछ कलीग्स, कुछ फ्रेंड्स जो है जो एग्जाम देने वाले हैं, तो उनकी तरफ से मैं क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। जिनकी भी एग्जाम्स रहेंगे 17, 18 के लिए, उनके लिए वो बहुत बेनिफिट रहेंगे। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन जो है अपना प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर ही है। अपने टोटल 50 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि व्हाट इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ एन असेट अकाउंट। तो नॉर्मल बैलेंस क्या होता है असेट अकाउंट का, तो वो होता है डेबिट। यानी यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस भी दिया है, आंसर भी दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तो इसलिए नॉर्मल नॉर्मल थोड़ा थोड़ा वैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 4 दिन रह गए अभी एग्जाम के लिए। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना वही है कि नॉर्मल बैलेंस के लिए, नॉर्मल बैलेंस ऑफ असेट अकाउंट क्या होता है, तो वो होता है डेबिट। क्योंकि डेबिट हर बार नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है जो इंक्रीजिंग करता है असेट के लिए। ओके। सेकंड जो है वो है डबल, जब क्या है कि इन डबल एंट्री अकाउंटिंग एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट हाउ मेनी अकाउंट। जब हम डबल एंट्री अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शंस करते हैं तो कितने अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, तो इसका आंसर है 2। क्योंकि डबल एंट्री में 2 अकाउंट्स, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, तो दोनों अकाउंट्स में एंट्री करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर रहेगा 2। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्या करता है, इंटरनल रिपोर्ट करता है कि अपने जो एक्यूरेसी अकाउंटिंग की वो रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करता है, लेकिन बाकी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रूअल अकाउंटिंग ऑफ रिकॉग्नाइज। तो इसका जो आंसर है वो ट्रांजैक्शन व्हेन दे आर इनकर्ड, मतलब जो भी अपने रेवेन्यू या फिर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड, जो भी ट्रांजैक्शंस आते हैं उसके रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शंस रहते हैं उसके लिए अपन एक्रूअल अकाउंटिंग का यूज करते हैं। फिर जो क्वेश्चन है विच अकाउंट टाइप इंक्रीज विथ अ डेबिट। तो डेबिट मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस है। तो जनरल नॉर्मल एक एंट्री सिस्टम है कि जो भी एक्सपेंसेस होता है वो हर बार डेबिट होता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में भी हम देखते हैं कि हर बार जो अकाउंट एक्सपेंसेस होता है वो डेबिट साइड। 6 जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या होता है कि असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी इनडायरेक्टली इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी असेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। ओके। नेक्स्ट है 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। अभी इसमें से बैलेंस शीट में क्या क्या इंक्लूड होता है, सेल्स रेवेन्यू, नेट इनकम नहीं, तो सिर्फ रिटेन अर्निंग जो होता है वो होता है बैलेंस शीट में इंक्लूड होता है, बाकी कुछ भी इंक्लूड नहीं होता। क्योंकि सेल्स रेवेन्यू हो गया वो अपना प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, नेट इनकम जो रहती है वो प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता है, तो बचा है सिर्फ रिटेन अर्निंग, इसलिए इसका आंसर है रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट जो है वो 8 नंबर का नेट इनकम इज फाउंड ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेट इनकम किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिपेंड होती है, तो वो होता है इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उससे ही इनकम स्टेटमेंट क्रिएट होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिक्रीज द टोटल एसेट। टोटल एसेट डिक्रीज कैसे होती है कि पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, जब भी अपन कोई लोन लेते हैं उसका पेमेंट करते हैं, लायबिलिटी को पे करते हैं, तो वो होता अपना एक डिक्रीज ऑफ टोटल एसेट्स होता है। क्योंकि ओके। नेक्स्ट जो है 10th विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लायबिलिटी। इसमें से लायबिलिटी कौन से, सिंपल है, अकाउंट पेबल इज अ लायबिलिटी है, बाकी जो कैश, इन्वेंट्री ये अपनी फिक्स असेट्स है और करंट असेट है।
देन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंपनी एक्ट? कंपनी एक्ट का मेन प्राइमरी पर्पज क्या है? रेगुलेट कंपनी फॉर्मेट एंड ऑपरेशन। जो भी कंपनी के फॉर्मेशन है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो ऑपरेशन है, वो कंपनी एक्ट के तरह चले, इसलिए उसका रेगुलेट द कंपनी फॉर्मेट ऑपरेशन। देन 12th क्वेश्चन है, अंडर द कंपनी एक्ट अ कंपनी मस्ट होल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग विद इन हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर के बाद अपन एनुअल जनरल मीटिंग कब रखते हैं? तो एवरी 6 मंथ के बाद अपन फाइनेंशियल ईयर के बाद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंपनी एज पर कंपनी एक्ट? तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट अ कंपनी एक्ट। सोल प्रोप्राइटर मतलब इंडिविजुअल अकाउंट। ओके, देन व्हाट डज द इनकम टैक्स प्राइमरी गवर्नमेंट? इनकम टैक्स का प्राइमरी क्या है? कि टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनी। जो भी इंडिविजुअल पर्सन है और कंपनीज है उनके ऊपर टैक्स लगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट? तो बिजनेस ट्रैवल एक्सपेंसेस जो होता है वो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है अंडर द इनकम टैक्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रेगुलेशन गवर्निंग इलेक्ट्रिक सप्लाई इन इंडिया? तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर करना है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ही लगाना पड़ेगा। कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन? तो टैक्स कलेक्शन नॉट अ फंक्शन बोला है, तो यहाँ पे सेटिंग, ट्रैफिक, लाइसेंसिंग, इलेक्ट्रिक सप्लाई, इंश्योरिंग ये तो आएगा नहीं। टैक्स कलेक्शन तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं है, इसलिए उसका आंसर क्या है? टैक्स कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म ट्रैफिक रेफर्स टू द कंपनी कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई? तो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का प्राइस चेंज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। ट्रैफिक मतलब जितना कंज्यूम होगा उसके बाद उतना प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस चार्ज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। Which body is responsible for the formation of policies related to the electricity of India? The Ministry of Power. Finance नहीं आएगा, Home Office नहीं आएगा, Consumer Office नहीं आएगा, Ministry of Power. Next question है, what is the objective of National Electricity Policy? The National Electricity Policy सभी कुछ है। Promote renewable energy source है, regulate prices है, increase privatization of electricity distribution, means all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इसके पहले भी आंसर है, तो क्या है इसका आंसर? चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, क्योंकि बाकी अपन ने इसके पहले भी देखा था। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इनटेंजिबल एसेट? इनटेंजिबल मतलब जो दिखते नहीं है। तो पेटेंट, पेटेंट्स मतलब कंपनी का एक प्रोडक्ट है, उसको पेटेंट बना के रखे तो वो अपने को दिखता नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू रहती है, इसलिए उसको बोलते हैं इनटेंजिबल। नेक्स्ट 23rd, which financial statement shows the inflow and outflow? Inflow outflow देखना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। Then 24 क्वेश्चन है, which accounting principle require revenue to be recognized when earned? Okay, which accounting principle recognize revenue required to the earn? तो उसके लिए आंसर है एक्रूअल बेसिस। जो भी अपने पास इनकम एक्सपेंडिचर आएगा उसके ऊपर कंपनी के प्रिंसिपल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। Then in accounting the term depreciation, depreciation मतलब क्या होता है? Allocation of the cost of the tangible assets over its useful लाइफ। मतलब डिप्रेसिएशन मतलब इनडायरेक्टली जो भी वैल्यू होती है उसको डिप्रेसिएट करना, मतलब उसकी वैल्यू कम होना, उसको बोलते हैं अपन डिप्रेसिएशन। व्हाट इज द कॉन्ट्रा असेट अकाउंट? कॉन्ट्रा असेट अकाउंट मतलब क्या? एन अकाउंट दैट ऑफसेट एन असेट अकाउंट। बराबर है, मतलब जो भी एक्यूमुलेटेड डिप्रेसिएशन होता है उससे अपन क्या करते हैं? वैल्यू को कम करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी है अपने पास? बॉन्ड्स पेएबल। बॉन्ड्स पेएबल इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। Then which ratio measures a company ability to pay its short-term liability? तो current ratio is ability to ratio measures रहता है। Okay. Then what does the matching principle in accounting state? तो all expenses should be matched with the revenue in the same period. जो matching principle रहता है कि जो भी expenses रहते हैं वो same period के होने चाहिए। Okay, expenses and revenues. Which of the following is the example of an operating expenses? तो operating expense कौन सा है? Rent है। कॉस्ट ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, नन। तो इसका आंसर क्या है? रेंट। 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू रिटेन अर्निंग रिप्रेजेंट? तो रिटेन अर्निंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट री इन्वेस्टेड इन द कंपनी। ओके, देन 32 क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनकम फ्रॉम द प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी? प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी से इनकम मतलब क्या है? ऑपरेटिंग इनकम। जो अपन बिजनेस को चला रहे हैं वो अपना क्या होता है? ऑपरेटिंग इनकम। 33 क्वेश्चन है, लिक्विडिटी रेफर्स टू द, लिक्विडिटी रेफर्स टू क्या है? द एबिलिटी टू पे ऑफ शॉर्ट टर्म डेट। मतलब जो भी शॉर्ट टर्म डेट्स रहते हैं, ऑब्लिगेशंस आते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, उसको डिफाइन करना। देन विच अकाउंट आर क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड? तो रेवेन्यू अकाउंट। जो भी अपने पास रेवेन्यू आता है वो, ये एक फ्रेमवर्क होता है, गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज कैश फ्लो इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो रिकॉग्नाइज क्या करता है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी।
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जनरल लेजर? जनरल लेजर का क्या ट्रांजैक्शन है कि रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, क्योंकि जनरल मतलब फर्स्ट जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है जनरल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसीडर्ड अ करंट असेट? तो करंट असेट कौन सी? हमारी इन्वेंट्री। ओके, क्योंकि फिक्स असेट नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, नॉन ऑफ, तो इसका आंसर क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो होता है वो अपनी करंट असेट होता है, क्योंकि ये क्या होता है कि यूज विद द ईयर, मतलब पूरा ईयर अपन उसको यूज करते हैं। देन व्हाट इज द डबल टैक्सेशन? डबल टैक्सेशन मींस क्या होता है? टैक्स ऑन प्रॉफिट एट बोथ कॉर्पोरेट एंड द डिविडेंड लेवल, मतलब जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है वो प्लस डिविडेंड लेवल पे भी टैक्स होता है, इसलिए उसको डबल टैक्सेशन बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेटेड? सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मींस ग्रॉस प्रॉफिट जो अपने को ट्रेडिंग अकाउंट में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मींस अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल इज अ लाइबिलिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट प्रिंसिपल स्टेट दैट, द कॉस्ट प्रिंसिपल मींस क्या होता है? द असेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर परचेस प्राइस, जो भी अपन प्राइस परचेस पे जो भी कॉस्ट प्राइस रहती है वो रहती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉस्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस? नॉन कैश एक्सपेंसेस मतलब डेप्रिसिएशन, बाकी तो कैश है, रेंट है, वेजेस है, यूटिलिटीज, ये कैश एक्सपेंसेस है, लेकिन डेप्रिसिएशन सिर्फ जो है वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन में आता है, क्योंकि उसमें कैश रिलेटेड कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नॉट अपीयर ऑन द बैलेंस शीट? मतलब इसमें से कौन सा बैलेंस शीट पे अपीयर नहीं होता? तो नेट इनकम अपीयर नहीं होती, बाकी अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश सभी रहता है, लेकिन ये नेट इनकम नहीं रहती है। नेक्स्ट व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज अ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इन अकाउंटिंग द टर्म रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन रेफर्स टू व्हेन रेवेन्यू इज अर्न। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मतलब जब रेवेन्यू अर्न होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म ओवरड्राफ्ट रेफर्स टू द बैंकिंग? ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? विड्रॉल बिहाइंड द अकाउंट बैलेंस, मतलब अपने पास जो बैलेंस है उससे भी ज्यादा अपन अकाउंट निकाल सकते, अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है वो करंट अकाउंट के लिए होती है, नॉट अ सेविंग अकाउंट के लिए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? तो रिलेवेंस, जो भी रिलेवेंस रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन जो डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं उसको बोलते हैं अपन रिलेवेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बजट? बजट का पर्पस क्या है? प्लान फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो भी अपन फ्यूचर में इनकम एंड एक्सपेंसेस होने वाले हैं उसका बजट बनाना, इसलिए अपन यूज करते हैं बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिविडेंड इज ट्रू? द डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अपन डिविडेंड करते हैं एक रिटर्न अर्निंग के बाद। ओके, ये 50 क्वेश्चन है और ऐसे ही अपन 200 क्वेश्चन प्लस सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो अपना रहेगा अकाउंटिंग लेजर विद ट्रांजैक्शंस का, मतलब जिसमें अपन ट्रांजैक्शंस रहेंगे, उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके अमाउंट्स कैसे निकालेंगे, उसकी एंट्री कहाँ पे होंगी, ये सब सारी चीजें नेक्स्ट लेवल पे करेंगे। और लास्ट वन मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि जो भी पेपर्स आएंगे 16, 17, 18 के, वो पेपर में सेम डे पोस्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि आपको वीडियोस मिल जाए। ओके, थैंक यू।